एंड सॉल्ट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, है ना, जो कि वैसे तो इससे आगे का चैप्टर है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट समझने के लिए ये चैप्टर समझना ज़रूरी था। थोड़ा सा इस चैप्टर के अंदर मतलब कुछ बातें ऐसी थी जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेबल थी, इसीलिए ये मैं चैप्टर आपको पढ़ा देता हूँ, जिससे ना आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और एनसीईआरटी की अगर बात करी जाए ना, तो एनसीईआरटी जो है हमारी, इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है ना। बाकी अगर ऑर्डर होना चाहिए था तो फिजिकल केमिकल चेंजेस के बाद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आने चाहिए थे, लेकिन वो पहले कर दिया, तो उनकी मर्जी, वो जिस तरीके से करना चाहे। सो आज हम पढ़ रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इन वन शॉट, मतलब इसी वीडियो के अंदर चैप्टर को शुरू करेंगे, इसी वीडियो के अंदर चैप्टर को खत्म भी कर देंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पर्दे यहाँ पे खुल चुके हैं, तो देखने वाले हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। भाई इस सेशन के अंदर क्या क्या पढ़ना है ये भी तो देखना पड़ेगा। अगर अपने आपको पर्पस ही नहीं पता है इस लेक्चर को देखने का तो क्या फ़ायदा। सबसे पहले आएगा हमारा इंट्रोडक्शन, देन आएगा व्हाट आर एसिड्स, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर व्हाट आर एसिड्स, ठीक, व्हाट आर एसिड्स, एसिड्स क्या होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे व्हाट आर बेसिस, बेसिस क्या होते हैं। देन इंडिकेटर्स फॉर आइडेंटिफाइंग एसिड्स एंड बेसिस, एसिड रेन। उसके बाद हमारे लास्ट के दो टॉपिक्स, न्यूट्रलाइजेशन एंड उसके इफेक्ट्स इन डेली लाइफ, ठीक, मतलब डेली लाइफ में उसका क्या यूज़ होता है वो भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग टॉपिक्स आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। देखो किसी भी चैप्टर को तुम स्टार्ट करते हो, जैसे तुमने नाउन स्टार्ट किया तो पहले उसका इंट्रोडक्शन लेते हो कि नाउन क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है ना। तो तुम्हें भाई एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है किसी चीज़ का। जैसे तुमने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करी थी तो तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया गया था ना, ABCD सिखा करके कि ये होती है इंग्लिश, फिर आपने वर्ड्स फॉर्म किए, फिर सेंटेंसेस फॉर्म किए, है ना। तो यही है इंट्रोडक्शन। अब अगर इंट्रोडक्शन की बात करी जाए तो अच्छा, अब बात बताता हूँ मैं आपको। पहली चीज़ है लेमन, ठीक। फर्स्ट हमारे पास होगा लेमन, देन सेकेंडली हमारे पास होगा सोप सोल्यूशन, ठीक, सोप सोल्यूशन। अब जहाँ तक आप सभी को पता है कि जो लेमन जूस होता है, ठीक है, जूस लिख देते हैं यहाँ पर। सो जो लेमन जूस होता है वो किस तरीके का होता है, येलोइश कलर का, ठीक है ना। वो कैसा होता है, येलो कलर का। तो अगर बात करें तो फर्स्टली लेमन जूस, तो अगर हम लेमन जूस एंड सोप सोल्यूशन के डिफरेंसेस की बात करें, सो सोप सोल्यूशन एंड लेमन जूस के डिफरेंस की बात करें, सबसे पहला क्या है, फर्स्ट है हमारा कलर, ठीक है ना। फर्स्ट डिफरेंस हो गया हमारा कलर, ठीक। इसका कलर क्या होता है भाइयों, येलो, ठीक है ना। जब आप लेमन जूस को निकालते हो तो वो येलोइश टाइप का होता है, ठीक है ना, येलो। और अगर सोप सोल्यूशन की बात करी जाए तो इसका कलर कुछ पर्पल टाइप होता है, पर्पल, ठीक है ना। पर्पल टाइप क्या होता है बात कर लो तो अगर इसका क्या, यही अंतर है। और एक और चीज़, जैसे मान लो इसकी अपीयरेंस अलग है, आपने सोचा कि भाई इसकी अपीयरेंस भी अलग होगी, कि अगर आप लेमन जूस को लाते हो तो उसकी कैप एकदम पानी जैसा लगता है, ठीक है ना, बिल्कुल स्टेबल। लेकिन अगर आप सोप सोल्यूशन की बात करो तो उसके अंदर तो बबल्स होते हैं, तो इसका मतलब इनकी अपीयरेंस डिफरेंट है। तो क्या सिर्फ इनमें यही अंतर है, कोई और डिफरेंस नहीं है क्या। तो दोस्तों अब हमने देखा कि कलर के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर लिया, अपीयरेंस के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर लिया। अब आप सोचते हो कि भाई आंखों से तो देख लिया, चलो इसको टेस्ट करते हैं। तो बस जब आप लेमन जूस को टेस्ट करेंगे ना, तो आपको तो पता है भाई कि आवाज़ कैसी आने वाली है, एकदम ऐसी आवाज़ आएगी। तो इसका मतलब लेमन जूस होते हैं सार इन टेस्ट। और अगर सोप सोल्यूशन की बात करी जाए तो ये होता है कड़वा, है ना। आपको इसको टेस्ट नहीं करना है बेटा जी, सोप सोल्यूशन को अगर आप टेस्ट मत करना, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। सोप सोल्यूशन जो हमारा साबुन होता है उसको आप कभी भी मत खाना या उसको टेस्ट करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हार्म पहुँचा सकती हैं, है ना। आपको पता है सोप सोल्यूशन के अंदर कौन कौन से हमारे बेसिस होते हैं।
अभी आपको पता चल जाएगा धीमे धीमे करके, क्योंकि ये कड़वा क्यों है, कैसे है। तो इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे करके कोई बेस होता है हमारा, समझ सकते हो ना। अमोनिया मतलब खुद सोचो ना, इसीलिए मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ को बिना पूछे अपने बड़ों से पूछो, फिर किसी चीज़ को टेस्ट करो। तो क्यों बात करें टॉपिक की वापस से, तो लेमन जूस और सोप सॉल्यूशन का कलर डिफरेंट है, अपीयरेंस डिफरेंट है, लेकिन ये सार और ये बिटर क्यों, दोनों सार क्यों नहीं, दोनों बिटर क्यों नहीं? तो बच्चों इसका सही जवाब है क्योंकि ये होता है एसिडिक इन नेचर। लेमन जूस का नेचर जो होता है वो होता है एसिडिक, और सोप सॉल्यूशन का बिटर होने का कारण है क्योंकि उसका नेचर होता है बेसिक। समझे? अंडरस्टूड? अब इसकी और डिटेल में चर्चा करेंगे। सो लेट्स टेस्ट। चलो भाई टेस्ट करते हैं। सबसे पहले लेमन, तो इसका टेस्ट कैसा होता है? सबको पता है भाई, सार होता है, खट्टा होता है ना? खट्टा होता है, सबको पता है खट्टा होता है ना? सबको पता है ये खट्टा होता है। तो चलिए, लेमन होता है बेटा सार, लेमन होता है सार, क्योंकि आपने अभी टेस्ट किया ही था, तो सार होता है, एकदम खट्टा होता है। ऑरेंज की बात करी जाए तो ये भी होता है सार इन टेस्ट, ये भी खट्टा होता है। अब बात करें विनेगर की, तो विनेगर आपके घर के अंदर ज़रूर होगा, खाने में भी डाला जाता है। आप मम्मी जो है ना, वो आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाएंगी। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट अपलोड किया था, ये वाला, ठीक है ना, आप ऊपर देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला शॉर्ट मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था, तो आप जाकर के उसे देख लीजिएगा। तो मैंने उस पर विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन दिखाई हुई है, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि विनेगर एक हमारा एसिड होता है, ठीक है। और विनेगर का जो टेस्ट होता है, अगर आप टेस्ट करेंगे कभी, तो विनेगर को आप टेस्ट कर सकते हो। तो ये होता है हमारा सार इन टेस्ट। अब आपने इन तीन चीज़ों को तो टेस्ट कर लिया, इन तीन चीज़ों को तो आपने टेस्ट किया, इन दो चीज़ों को आपको टेस्ट नहीं करना है, लेकिन इसमें आपको मेरी बात मान लेनी है। तो बात करते हैं, बेकिंग सोडा होता है भाइयों बिटर इन टेस्ट, और सोप कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट। तो क्यों ये बिटर है, क्यों वो सार है? बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनके अंदर होता है एसिड, और इसके अंदर क्या होता है भाइयों? इसके अंदर होता है हमारा, थोड़ा सा दूर लेकर के जाएंगे, इसके अंदर होता है भाई बेस। क्या होता है भाइयों? बेस होता है। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? चलें आगे, नेक्स्ट। तो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बात कर लेते हैं व्हाट आर एसिड्स। ये एसिड्स क्या होते हैं? सो एन एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट जनरली हैज अ सार टेस्ट। यहाँ मैंने शब्द यूज किया है जनरली, मैंने ये नहीं लिखा एसिड्स आर सार इन टेस्ट, ये नहीं लिखा मैंने कहा दे आर जनरली सार इन टेस्ट। सो जनरली का यहाँ पे क्या मतलब बना कि ज्यादातर वो सार इन टेस्ट होते हैं। तो क्या कोई कड़वे भी होते हैं? क्या कोई मीठे भी होते हैं? क्या कोई थोड़े से मतलब खट्टे टाइप के भी होते हैं? बहुत सारे होते हैं। देखो, आप अगर लेमन की बात कर लो, ऑरेंज की बात कर लो, सबके अंदर एसिड है और सब सार है। लेकिन एक्सेप्शन आपकी अगर एनसीईआरटी बुक है तो आपको पता होगा, एक बॉक्स बना हुआ है चैप्टर में कॉफ़ी को लेकर के, कॉफ़ी के टेस्ट को लेकर के उसके अंदर बात करी गई है। तो उसके अंदर क्या कहा गया है? यू आर इन डार्क। देखो, कॉफ़ी का टेस्ट कैसा होता है, आपने कभी टेस्ट करी हो तो आपको पता होगा। कॉफ़ी जो होती है वो होती है सारे खट्टी, बिटर होती है, हमारी कड़वी होती है। तो हम क्या सोचते हैं कि ये बेस होगी? नहीं, ये बेस नहीं होती है। कॉफ़ी को अगर आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो ये निकल के आएगा स्लाइटली एसिडिक, मतलब ये एसिडिक होती है, थोड़ी सी एसिडिक होती है। और कौन कौन से एसिड्स होते हैं अभी तुम मुझे कमेंट करके बताओगे। सो कॉफ़ी इज स्लाइटली एसिडिक। बात समझ में आई ना? जो हमारी कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी आपने बना के पी भी होगी, लेकिन तब आप उसके अंदर क्या डाल देते हो? हमारी चीनी वगैरह आप डाल देते हो तो वो मीठी हो जाती है।
अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी होती है बिटर, लेकिन होती है स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, ठीक। और अमाइनो एसिड्स की अगर बात करी जाए ना, तो आप जो भी खाना खाते हो, प्रोटीन्स, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, या फिर जो भी आप मिनरल्स लेते हो, वो जो भी आप मील ले रहे हो, उसके अंदर से जितने भी आपको वाइटामिन्स मिल रहे हैं, जितने भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब मिल रहे हैं, ये सब किसके अंदर ब्रेक डाउन होते हैं? अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, इन सब में ब्रेक डाउन होते हैं। सो जो ये एसिड्स हैं, ये बेस अब नाम में ही दिख रहा है भाई एसिड है, तो इसका मतलब ये तो एसिड्स है भाई। लेकिन जिस तरीके का आपने खाना खाया, आपने हो सकता है कड़वा, आपने बहुत ज़्यादा तीखा खाना खा लिया हो, तो कैसे बनेंगे अमीनो एसिड्स? बहुत ज़्यादा तीखे बनेंगे, है ना। अगर हम बात करें आपने कोई मीठा मीठा खाना खाया है तो उसके अमीनो एसिड्स मीठे होंगे इन टेस्ट, और कुछ खट्टा खाया तो उसके अमीनो एसिड्स खट्टे होंगे। सो अमीनो एसिड्स सारे टेस्ट के हो सकते हैं। जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो सार भी हो सकते हैं, बिटर भी हो सकते हैं, स्वीट भी हो सकते हैं, और सॉल्टी भी हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा नमकीन खाना खा लिया तो सॉल्टी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप हमेशा उसके टेस्ट के ऊपर मत डिपेंड रहिए, इसीलिए मैंने डेफिनेशन के अंदर जनरली वर्ड का यूज़ किया है, ठीक। देन many food items such as lemon, curd, vinegar, orange taste sour because of there is a presence of acid in them. बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, जैसे लेमन हो गया, कर्ड हो गया, विनेगर हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब साग खट्टे टेस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ इनके अंदर एसिड होता है। सो एंड देन सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड इन देम आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर। तो जितने सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर एसिड होता है वो एसिडिक इन नेचर कहलाते हैं। तो कर्ड का नेचर एसिडिक, विनेगर का नेचर एसिडिक, ऑरेंज का नेचर एसिडिक, कॉफी का नेचर स्लाइटली एसिडिक, हमें पूरा एसिडिक नहीं, स्लाइटली एसिडिक। यहाँ वर्ड मेरा ध्यान से सुनिए, स्लाइटली एसिडिक मतलब थोड़ा एसिडिक है, थोड़ा सा एसिडिक, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं आगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। बेटा एसिड्स पढ़ लिया हम लोगों ने, तो टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, तो नेचुरल एसिड्स, उनके सोर्स के बेस पे बात करें तो नेचुरल एसिड्स होते हैं और आर्टिफिशियल और मिनरल एसिड्स होते हैं। तो नेचुरल एसिड्स नाम सुन के पता चल रहा है जो नेचर में मिले, ठीक। अगर मैं बात करूं तो बायो टाइप्स ऑफ एसिड, अगर हम एसिड के टाइप्स की बात करें ना, तो एसिड के टाइप्स बेसिकली कितने प्रकार के हो सकते हैं? कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। एक हो गया नेचुरल मतलब जो नेचर में बने हैं, फाउंड इन नेचर बोल रहा हूँ, नेचर, ठीक है ना। और अगर हम बात करें आर्टिफिशियल एसिड्स की, तो जो आर्टिफिशियल एसिड्स होते हैं, आर्टिफिशियल एसिड्स ये हमारे मैन मेड इन लैब्स, मतलब इंसानों द्वारा बनाए गए हैं लैब्स में, ठीक। और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, तो एक होते हैं वीक एसिड, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। एक होते हैं हमारे वीक एसिड, वीक, और एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग। जो हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं वो आर्टिफिशियल है, जो वीक होते हैं वो बेसिकली नेचुरल है। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब ये इतना चीज़ें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, क्योंकि टाइप्स ऑफ एसिड्स अभी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ले लीजिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए फिर, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स नेचुरल एसिड्स क्या होता है? जो नेचर में पाए जाए, जैसे कि आपने अपने फूड टेस्ट किए थे, जैसे लेमन, ऑरेंज, तो उनके अंदर कुछ एसिड्स होंगे ना, उन एसिड का नाम क्या है? तो लेमन के अंदर होता है बेटा सिट्रिक एसिड। और अगर आपने कभी भी अगर आपने इमली खाई हो, इमली, तो क्या एकदम खट्टी सी लगती है ना, उसके अंदर होता है बेटा टार्ट्रिक एसिड। बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल एंड मिनरल एसिड्स की।
तो आर्टिफिशियल मिनरल एसिड जो लैब्स में बनाए गए हैं और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे नाइट्रिक एसिड YuHNO3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड एक्सेट्रा और भी सब बहुत सारे एग्जाम्पल है। लेकिन आपको जो याद रखना है वो है नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आने को आप अपना याद रख सकते हो H2SO4। बट ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। क्या होता है भाइयों? सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे, तो यहाँ पे फिर से हम लोग ग्लास स्क्रीन लेने वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, भाई इनकी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ के बेस पे टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो अगर हम स्ट्रेंथ के बेसिस पे टाइप्स ऑफ एसिड्स करें तो वो हमारे बेसिकली दो टाइप के निकल के आ सकते हैं। एक तो हो गए हमारे वीक एसिड्स और एक हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स बेसिकली जो लेस पावरफुल हैं और स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, ठीक है ना। तो वीक एसिड्स कौन है? वीक एसिड्स बेसिकली हमारे जो, जैसे आप जानते हो सिट्रिक एसिड, तो आप एसिड का नाम सुनते हैं आपको क्या लगता है? डेंजर, छू लेंगे तो एकदम जल जाएंगे, है ना, ऐसा हर जगह लिखा होता है। एक और चीज़, एसिड जो होते हैं ना वो कोरोसिव होते हैं नेचर। कोरोसिव का मतलब ये मेटल्स को कोरोड कर देते हैं। दूसरा, ये हमारी स्किन को जला सकते हैं अगर हमारा कुछ एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ हो जाए। वीक एसिड्स की अगर हम बात करें, जैसे कर्ड है, तो कर्ड के अंदर क्या होता है बेटा? लैक्टिक एसिड। तो अगर आप क्या कर्ड को छूते हो तो क्या आपका हाथ जल जाता है? नहीं ना। सिट्रिक एसिड है, लेमन के अंदर होता है, आपके हाथ के ऊपर डल जाए तो खुद जल जाता है क्या? नहीं ना। बस तब हो जाता है जब आपको कोई कट लग गया, उसके ऊपर अगर आप नींबू घिस दो तो आप क्या बोलते हो? भाई जले के ऊपर नमक मत छिड़को, ठीक है ना। तो वीक एसिड्स मतलब जो हमारे बॉडी के लिए इतने हार्मफुल नहीं है, जैसे कि हमारे सिट्रिक एसिड, ठीक है ना, सिट्रिक एसिड, ठीक है ना, सिट्रिक एसिड हो गया, देन हमारा लैक्टिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया एंड मैनी मोर, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, अब एक बात नोटिस करो, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स आप देखोगे ना वो सारे के सारे नेचुरल होंगे। तो क्या आप ये कह सकते हो जो वीक एसिड्स हैं वो हमारे नेचुरल एसिड्स हैं? हाँ भाई कह सकते हैं, जितने नेचुरल एसिड्स हैं वो वीक एसिड्स हैं। जितने नेचुरल एसिड्स हैं वो सारे के सारे वीक हैं, लेकिन जितने वीक एसिड्स हैं वो जरूरी नहीं सारे के सारे नेचुरल हो, ठीक है ना। मतलब ऑलमोस्ट जितने आप एग्जांपल्स देखो वो सारे के सारे नेचुरल होंगे, इसलिए आप कहते हो वीक एसिड्स आर जनरली नेचुरल, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात कर लो तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे कि हमारे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको ना इनके फॉर्मूलेस भी याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब बच्चे नहीं रहे कि आपको फॉर्मूला याद नहीं करने पड़ेंगे। H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है ना, और भी हमारे मैनी मोर एटसेट्रा, ठीक, एटसेट्रा बहुत सारे होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, याद है, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। चले आगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि दे आर जनरली आर्टिफिशियल एसिड्स, ये बेसिकली आर्टिफिशियल एसिड्स होते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, मैनी मोर। वीक एसिड्स के एग्जांपल जो कि बेसिकली नेचुरल एसिड्स होते हैं, तो नेचुरल एसिड के जैसे सिट्रिक, टार्ट्रिक, ऑक्सैलिक एंड मैनी मोर, ठीक। तो टाइप्स ऑफ एसिड्स क्लियर? अरे हुए कि नहीं बोलो? ओके, क्लियर हो गए। बात कर लेते हैं व्हाट आर बेसिस। एसिड्स की बात कर ली तो बेसिस की भी बात कर लो ना। चलो फिर, सब्सटेंस विथ बिटर टेस्ट एंड सोपी टू टच आर नोन एज बेसिस। कहने का मतलब क्या कि सब्सटेंसेस जो बिटर होते हैं इन टेस्ट और वो सोपी का मतलब क्या है? जैसे आपने सोप को देखा हो तो जब आप सोप को लेकर के उसको अपनी दो फिंगर्स के बीच में रब करते हो तो कैसा आपको स्लिपरी चिकना फील होता है, तो उसी को सोपी टेक्सचर कहा जाता है। तो सोपी टू टच का मतलब होता है स्लिपरी टू टच, स्लिपरी टू टच, ठीक। और इनको क्या कहा जाता है? बेसिस। एंड देयर आर मेनी बेसिस लाइक NaOH, KOH
NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, एंड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब बोलोगे तो कोहो लिखा है, ये तो नहो लिखा है, तो भाई इसको NaOH बोलो, KOH बोलो, ठीक है। दैट हैव कोरोसिव एक्शन, नहीं बेटा यहाँ नेचर होगा, चलो इसको कोरोसिव एक्शन ही रहने देते हैं, ठीक। So there are many bases like NaOH and KOH that have corrosive action on the skin and can even harm the body. Substances that contain bases in them are said to be basic in nature. बात क्या है कि जो हमारे बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं जैसे NaOH, KOH, MgC के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। तो ये हमारी स्किन के ऊपर कोरोसिव एक्शन दिखाते हैं। कोरोसिव एक्शन मतलब ये हमारे मेटल्स को तो कोरोड करेंगे ही करेंगे, साथ में ये हमारी स्किन को भी हार्म कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इनको डाइल्यूट फॉर्म में हमेशा रखा जाता है, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में ना एसिड्स रखे जाते हैं। एसिड्स को तो बिल्कुल भी कंसेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं रखा जाता। बेसिस को आपकी कांच की बोतल्स के अंदर रखा जाता है क्योंकि उनमें कंसेंट्रेशन और डाइल्यूट नहीं होता है। Then substances that contain bases are them are said to be basic in nature. जैसे कि सोप, सोप क्या होता है भाई? सोप होता है बेसिक, सोप होता है बेसिक इन नेचर, समझ गए? सोप होता है क्या? बेसिक इन नेचर, क्योंकि उनके अंदर बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, ठीक, क्लियर। चले आगे, तो वाटर बेसिस क्लियर हो गया कि नहीं, कि बिटर टेस्ट होगा जिनका, सोपी टू टच होंगे वो बेसिस होंगे, और बहुत सारे ऐसे बेसिस हैं जो हमारे स्किन के ऊपर कोरोसिव एक्शन दिखाते हैं, और सब्सटेंसेस जिनके अंदर बेस होंगे वो बेसिक इन नेचर कहलाएंगे। तो सोप क्या है? बेसिक इन नेचर। कॉफी क्या है? बेसिक इन नेचर नहीं, एसिडिक इन नेचर। ये मैंने बीच में आपको टेस्ट लेने के लिए पूछा था। चलो फिर, अब एसिड्स की बात करी थी तो इन बेसिस की भी बात कर लेते हैं भाई, टाइप्स की। एसिड्स के टाइप की बात करी थी तो इनके भी टाइप की बात कर लेते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, इनका सिर्फ एक टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, मतलब इनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे इनका डिवीजन किया जाता है। जैसे अब बात कर लेते हैं तो फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेसिस। एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम का सिंबल K होता है और हाइड्रोक्साइड OH होता है। एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको पहचानना है कि कौन सी चीज़ बेसिक है तो आप उसका सिंबल देखो। अगर सिंबल के अंदर OH है, OH हाइड्रोक्साइड है, और नाम के अंदर अगर हाइड्रोक्साइड है तो वो बेस है पक्का। और वीक बेसिस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH, आयरन हाइड्रोक्साइड मतलब FeOH का होल ट्वाइस, ठीक। अब ये बोल रहे होगे ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला, तो भैया डरो मत, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी समय के साथ साथ। चलो फिर एसिड्स बेसिस की बात कर ली तो इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। देयर आर बेसिकली 3 इंडिकेटर्स इन आवर सिलेबस, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, जिसको आप हिबिस्कस भी कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग को 3 टाइप के इंडिकेटर्स की बात करनी है। देखो, इंडिकेटर्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक हो गए हमारे नेचुरल और एक हो गए हमारे आर्टिफिशियल, ठीक है ना। इंडिकेटर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, जिनके अंदर से हमको सिर्फ नेचुरल पढ़ने हैं। कुछ बुक्स के अंदर आर्टिफिशियल भी होते हैं, तो उसके लिए मैं ना आपके लिए अलग से लेक्चर बना दूंगा फेनैफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक। हो सका तो मैं एक्सपेरिमेंट्स भी करके आपको दिखा दूंगा फेनैफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, इनको अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं देख लूंगा और आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं विथ लिटमस और लिटमस पेपर। तो लिटमस और लिटमस पेपर की अगर हम बात करें तो लिटमस इज अ पर्पल कलर डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड लाइकन। देखो, लिटमस ना एक पर्पल कलर्ड डाई होती है जिसको एक प्लांट जिसको लाइकन कहा जाता है उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे आपने कोई प्लांट देखो कोई लाइकन, ये एक सिम्बायोसिस होता है, आपको पता होना चाहिए सिम्बायोसिस होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर फंजाई और एल्गी काई
जिसको आप एल्गी को काई भी कहते हैं। तो एल्गी और हमारा जो फंजाई होता है वो साथ में मिलकर के एक सिम्बायोसिस में रहता है। एल्गाई हमारा क्या करता है, खाना बना करके उसको फंजाई को देता रहता है। फंजाई क्या करता है, जमीन से पानी सोख के हमारे लाइकन को देता रहता है, ठीक है। तो सिम्बायोसिस में रहते हैं। तो जो लाइकन होता है, अगर हम उस प्लांट को ले करके एक निचोड़ लें तो उसके अंदर में से एक पर्पल कलर्ड की डाई निकलती है, जिसको आप लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं। सो बात कर लेंगे लिटमस सॉल्यूशन की। तो व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू अ बेस इट टर्न्स ब्लू। तो जब लिटमस सॉल्यूशन को एक बेस के अंदर ऐड किया जाता है तो ये ब्लू टर्न हो जाता है, और जब लिटमस सॉल्यूशन को एक एसिड के अंदर डाला जाता है तो वो रेड हो जाता है। ये आपको याद रखना है। जैसे लिटमस सॉल्यूशन, भैया ये हमारे पास था बीकर, इसके अंदर लिटमस, और अगर जैसे हमने इसके अंदर एसिड डाला, लाल हो गया, ठीक है ना, लाल हो गया। और दूसरे बीकर के अंदर हमारे पास था लिटमस, और हमने क्या किया, हमने ये किया कि इसके अंदर हमने डाला बेस, बेस, तो क्या हो गया भाई, ब्लू हो गया कलर, ठीक है ना, ब्लू हो गया इन कलर। तो जैसे ही लिटमस सॉल्यूशन को एक एसिड के अंदर डाला जाता है या फिर एसिड को लिटमस के अंदर डालोगे, भाई बात वही है ना। देखो, तरबूज को चाकू के ऊपर फेंक के मारो या चाकू को तरबूज के ऊपर फेंक के मारो, कटेगा तो तरबूज ही ना, सीधी सी बात है। तो चाहे लिटमस को एसिड में डालो, चाहे एसिड को लिटमस में डालो, बात एक ही है, कलर रेडी ही आना है। और जब हम लिटमस सॉल्यूशन को बेस के अंदर डालते हैं तो वो हमारा ब्लू हो जाता है। ये आपको याद रखना है। पानी पीते रहना, ठीक है। चलिए फिर अब अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस की बात कर ली, लिटमस पेपर की बात करते हैं। सो लिटमस इंडिकेटर इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स कॉल्ड लिटमस पेपर। देखो, लिटमस का जो इंडिकेटर होता है ये हमारी स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, जिसको आप लिटमस पेपर कहते हैं। और ये जैसे आपने कोई कपड़ा पसंद किया तो आप कहते हो ना कि भैया इसके अंदर थोड़ा और कलर दिखाना, तो लिटमस के अंदर भी हमारे पास कलर की वैरायटी है। क्या सच में? हाँ। तो इट इज अवेलेबल इन ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, ठीक। इन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब ये वाला बहुत इजी है। अब एक सोचो, आपने आब्राकडाब्रा सुना है ना? आब्राकडाब्रा मतलब जब जादू करते हैं तो बोलते हैं आब्राकडाब्रा। तो जो आब्राकडाब्रा का ABR है ना, जो आपका आब्राकडाब्रा का ABR है, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, जो आपका आब्राकडाब्रा है ABR, उसका मतलब आज बदलने वाला है। तो इसका मतलब है एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो ABR एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो ये तो सच में आब्राकडाब्रा यार हो गया। इससे आपको एक चीज याद रहेगी कि जब आप ब्लू लिटमस को एसिड के अंदर डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, और जब आप ब्लू लिटमस को बेस के अंदर डालोगे तो ब्लू ब्लू कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा, है ना। आपको पता है ना, लिटमस को जब आप बेस के अंदर डालते हो तो ब्लू हो जाता है, और ये तो पहले से ब्लू है, तो ब्लू ब्लू कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा आपने देखा होगा, जब आप व्हाट्सएप चैटिंग करते हो तो आप बहुत सारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का यूज करते हो, जैसे IDK आई डोंट नो के लिए, है ना। और एक आप और फॉर्म यूज करते हो जिसको आप कहते हो BRB का मतलब बी राइट बैक, लेकिन आज उसका भी मतलब बदलने वाला है। तो BRB का मतलब आज से हो गया है bases turns red litmus blue। bases turn litmus blue। देखो, BRB bases turns red litmus blue, ठीक। तो ABR और BRB से याद रहेगा ना कि लिटमस पेपर कब रेड होगा, कब ब्लू होगा, किस केस में क्या होगा, सब आपको याद रहेगा आज से। और यहाँ से अगर आपको ये देखना है कि लिटमस सोल्यूशन किस में क्या होगा, तो यहाँ से एसिड उठाओ, यहाँ से रेड उठाओ। एसिड में रेड, बेसिस ब्लू, बेसिस में ब्लू। एसिड सुनते क्या आता है? खतरा, डेंजर, डेंजर का साइन रेड, तो रेड आ गया। और बेसिस में तो B आ ही रहा है, तो B से ब्लू, सिंपल। चलिए फिर,
तो लिटमस और लिटमस पेपर की बात हो गई। टर्मरिक घर के अंदर है। टर्मरिक ऑल्सो कॉल्ड हल्दी इन हिंदी इज ब्राइट येलो इन कलर। अब जब आप सफ़ेद कपड़े पहनते हो और उसके ऊपर हल्दी के दाग लग जाते हैं, और जब आप उसको साफ करते हो सोप की हेल्प से, तो आप देखते होगे कि वो रेडिश ऑरेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टर्मरिक एक इंडिकेटर है। तो देखते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स। देखो, ये भी स्ट्रिप्स ऑफ पेपर में यूज किया जाता है। अब कैसे करना है इसको प्रिपेयर, वो भी सुन लो। इसको प्रिपेयर इस तरीके से करना है। आपको क्या करना है भाई, टर्मरिक लेना है। टर्मरिक को सोल्यूशन बनाना है, ठीक है ना। आपको एक टर्मरिक सोल्यूशन बनाना है, मतलब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है, 10 या 12 ml, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी ले लेना है। 20-25 ml भी आप ले सकते हो, जितना आप लेते हो हमारा पानी। तो आपको क्या करना है, उसमें आपको उससे डबल मात्रा में टर्मरिक डालना है, हल्दी डालनी है, और उसको मिक्स करके एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेना है। फिर आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा कागज़ लेना है A4 साइज का, और उसके ऊपर आपको उस पूरे को फैला देना है, ठीक। एक पेंट ब्रश की हेल्प से, मतलब मोटा वाला पेंट ब्रश हो तो उससे आपको उसको फैला देना है। फिर आपको उसको सन के अंदर रख देना है, सनलाइट के अंदर ड्राई होने के लिए 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स बाद आपको उसको कट करना है इन स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। तो आपको क्या मिलेगा, टर्मरिक पेपर। समझ गए ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए फिर, तो इट कैन ऑल्सो बी यूज इन स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। और एक बात बता दूं, जैसे कि आपने लिटमस के अंदर देखा तो अलग अलग कलर आते थे, लेकिन इसके अंदर येलो ही रहेगा, तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी। सो व्हेन वी ऐड एसिड इन टर्मरिक, जैसे ही हम लोग एसिड को टर्मरिक के अंदर ऐड करेंगे तो हमको कोई भी चेंज नहीं देखने को, मतलब येलो सेम रहेगा, ठीक। एंड जब हम लोग बेस को टर्मरिक के अंदर डालेंगे, या फिर टर्मरिक को बेस के अंदर डालेंगे, तो वो हमारा रेडिश ऑरेंज हो जाएगा। तो अब पता चला सोप क्या होता है, बेसिक, और टर्मरिक इंडिकेटर, और बेस के अंदर वो क्या हो जाता है, रेडिश ऑरेंज। तो आपने देखा होगा जब कपड़े के ऊपर हल्दी का दाग लग जाता है उसको साफ किया जाता है, तो जब सोप उसके ऊपर जाता है तो एकदम से जो हमारा आबरा का डाबरा हो जाता है, और वो जो येलो होता है ना, वो रेडिश ऑरेंज में चेंज हो जाता है। आप सोचते हो ये तो रेडिश ऑरेंज हो गया, कैसे? ये तो जादू है। जादू नहीं, इंडिकेटर है भैया, इंडिकेटर। समझ गए? तो चलिए फिर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइना रोज। सो चाइना रोज के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एक्सट्रैक्शन दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको एक्सट्रैक्ट करना है। टू एक्सट्रैक्ट द इंडिकेटर फ्रॉम चाइना रोज, वी नीड सम पेटल्स ऑफ द चाइना रोज फ्लावर एंड बॉयल देम फॉर सम टाइम इन वाटर। द कलर ऑफ वाटर चेंजेस टू लाइट पिंक, दैट मीन्स आवर इंडिकेटर इज रेडी टू यूज। तो आपको चाइना रोज से इंडिकेटर निकालने के लिए, चाइना रोज को मतलब आप हिबिस्कस भी कहते हैं, जो कि कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे 2-3 आपको उसके फूल तोड़ करके ले आने, और उसकी जो पत्तियां होती है, पेटल्स, उनको आपको इकट्ठा कर लेना है। फिर आपको उनको पानी के अंदर बॉईल करना है, और जैसे ही पानी का कलर हमारा लाइट पिंक हो जाए तो इसका मतलब हमारा इंडिकेटर यूज करने के लिए रेडी है। तो जैसे ही आप उसके अंदर 2 बूंद एसिड की डालोगे तो वो मैजेंटा हो जाएगा। मैजेंटा मतलब डार्क पिंक, मतलब एकदम डार्किश पिंक हो जाएगा। ये पहले क्या था, लाइट पिंक, लाइट था, फिर क्या हुआ, डार्क, ठीक है ना। समझ गए? तो जब हम लोग अपना एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, आपको किस तरीके से करना है ये मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। तो जब आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो इन एसिड ये मजेंटा हो जाएगा, मतलब डार्क पिंक हो जाएगा, और इन बेस ये हमारा ग्रीन हो जाएगा, ठीक। तो इजी है चीज़ें। तो इंडिकेटर्स भी ख़त्म हो चुके हैं। बात कर लेते हैं एसिड रेन की। तो एसिड रेन तो बड़ा ही इजी सा टॉपिक है। और अब देखो नाम ही बता रहा है, एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब एक रेन जिसके अंदर एसिड हो, वो एसिड रेन हो गई। तो a rain containing acid in it is called acid rain। अब ये कैसे होती है वो देखते हैं। So when pollution containing nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon dioxide rises up in the atmosphere and get dissolved in the water vapor and get converted into carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively। तो बात क्या है, जो पोल्यूशन होता है, जैसे आपकी फैक्ट्री से गैसेस निकलती हैं, आपकी गाड़ियों में से गैसेस निकलती हैं,
तो इसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये हवा में राइज करते हैं और ये हमारी वाटर वेपर्स है। आपको पता होगा एसिड्स जो होते हैं वो पानी के अंदर, मोस्टली एसिड्स हमारे पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे वाटर वेपर के साथ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, चलिए। तो जब आप इसको पानी के अंदर, ये जो हमारा जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो हमारे गैसेस हैं, जैसे ही ये वाटर वेपर ऊपर राइज करते हैं तो वाटर वेपर होती है वहाँ, ये उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, फिर ये कंडेंस होते हैं तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और ये जब बरसते हैं तो भाई जब ये पानी के साथ मिक्स होंगे ना तो ये कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब अगर आप इस बारिश के अंदर नहाने चले गए ना तो बॉडी पूरी जल के खाक हो जाएगी, आपकी पूरी काली हो जाएगी बॉडी। एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली, नाइट्रिक एसिड, सोच सकते हो हमारी नेचर कितनी अमेजिंग है भाई। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बादल में बरस रहे हैं, लेकिन ये जो एसिड रेन होती है ना ये बहुत रेयरली होती है, बहुत ज़्यादा रेयरली होती है, ठीक है ना। लास्ट शायद से एसिड रेन अगर हम बात करें तो मैं अगर यूपी में कन्नौज की बात करूँ तो शायद से 2020 2019 के अराउंड में हुई होगी, ठीक है ना। और तब से ये नहीं हुई, बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ होती है। लेकिन अगर आपको पहचानना है कि एसिड रेन है या नॉर्मल रेन है तो आप बस उसकी पानी की बूंदें देखो, अगर वो बूंदें काली हैं तो इसका मतलब वो एसिड रेन, ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए फिर एसिड रेन पढ़ लिया, न्यूट्रलाइजेशन, लास्ट के 2 टॉपिक्स और बाकी हैं, फिर हम लोग ये चैप्टर हमारा बाइंड अप हो जाएगा। बात कर लेते हैं when an acid and base, यहाँ एन आएगा, when an acid and base react they neutralize each other and form salt and water। कहने का मतलब क्या है, जब कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को और हमारा वाटर एंड सॉल्ट बनाते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन कैन अकर इन दीज 3 कंडीशन। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, बेसिकली जब कोई हमारा एसिड और कोई बेस रिएक्ट करता है तो वो हमारा वाटर एंड सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है, ये तो न्यूट्रलाइजेशन हो गई। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन के कौन कौन से 3 केसेस है जिनके अंदर वो हो सकती है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो एक नॉर्मल केस होता है जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HNO3 या HCl हो गया और कोई स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH हो गया, ये इनकी जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर हमारे न्यूट्रल सॉल्ट यानी कि जो हमारा खाने का सॉल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, पता है ना सोडियम क्लोराइड, हाँ जी सोडियम क्लोराइड पता हुआ है हमको, तो NaCl सोडियम क्लोराइड ये फॉर्म होता है, ठीक है ना। और एक आपको कैसे पता चलेगा ये फॉर्म हुआ है, पहले आपको रिएक्शन करवा लेनी है, वाटर फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, मिक्स फॉर्म में, एक्वस में, ठीक है ना, एक्वस कहते हैं इसको। तो क्या होगा फिर, इनको जब आप वाटर को इवेपोरेट करा दोगे बॉइलिंग करके तो आपका लास्ट में NaCl यानी कि हमारा नमक बचेगा, ठीक। पहला तो केस ये हो गया नॉर्मल वाला केस। देन a strong acid and a weak base react. A strong acid and a weak base react the formation of acidic salt. जब हमारा कोई strong acid या कोई और weak base react करते हैं तो यहाँ पे हमारे एक acidic salt की formation होती है, ठीक। जैसे कि मान लो strong acid में HCl ले लो, अब वीक बेस में हमारा कोई अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं या आयरन हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो जब ये रिएक्ट करेंगे ना तो एक एसिडिक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। एसिडिक मतलब थोड़ा सा खट्टा खट्टा टाइप का सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। खट्टा खट्टा सॉल्ट तो नहीं कहूँगा वैसे मैं, ठीक। आपका एक एसिडिक सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, मतलब जब आप उसको पानी के अंदर मिक्स कर लोगे और उसके अंदर लिटमस डालोगे तो वो हमारा ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, ठीक। देन हमारा लास्ट केस है जब कोई वीक एसिड में क्या ले लें, वीक एसिड में हम नींबू का एसिड ले लेते हैं मान लो, ठीक है। और कोई स्ट्रॉन्ग बेस भाई NaOH को रिएक्ट करवा दिया तो क्या होगा, बेसिक सॉल्ट की फॉर्मेशन, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या है भाई, ये बेसिक सॉल्ट है, ठीक, तो उसकी फॉर्मेशन होगी। तो ये 3 केसेस होते हैं जिसमें न्यूट्रलाइजेशन
होती है। अब एक मेन जो आपको याद रखनी है रिएक्शन, वो कौन सी होती है, जो आपसे पूछी जा सकती है। आपको अगर कोई एग्जाम्पल लिखने को बोल दे तो आपको कौन सा एग्जाम्पल लिखना है, कौन सा एग्जाम्पल लिखना है? आपको लिखना है HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस आपको लिखना है NaOH। ठीक, मिलकर के बनाएंगे सॉल्ट NaCl वाला सॉल्ट। अब देखो ज़्यादातर जो सॉल्ट्स होते हैं ना वो कैसे फॉर्म होते हैं, जो हमारा बेस होता है वो हमारा मेटालिक पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। मेटल है Na, आपको पता होगा, तो मेटल होता है। और जो हमारा एसिड है, एसिड वो हमको नॉन मेटालिक पार्ट देता है। जैसे NaCl में Na और Cl, तो Na हमारा इस बेस से आया है और Cl हमारा इधर से आया है, इधर से, ठीक है ना, एसिड से। तो NaCl की फॉर्मेशन होती है, साथ में H2O निकलती है। अब आपको पता होगा कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं वो मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर ज़रूर से ज़रूर सिखाऊंगा। ठीक, तो आपको ये वाली एक रिएक्शन याद रखनी है। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है भाइयों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब रिएक्शन ऑफ HCl एंड NaOH आपको पता ही होगा। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारा कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl फॉर्म करेगा। तो इतना तो पता चली गया। न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, भाई डेली लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन का यूज होता है। कि मैंने इतना जो टाइम लगा के आपको न्यूट्रलाइजेशन पढ़ाई, क्या भाई इसका मतलब कुछ यूज भी है दुनिया में? हाँ भाई है। जैसे आपको कभी कब्ज हो गया, इंडाइजेशन हो गई, ठीक है ना, इंडिजेशन हो गई, वैसे मैं इंडिजेशन कहूँगा क्योंकि जो इंडाइजेशन होती है वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होती है, बहुत सारे लोग रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक, इसको आपको बोलना होता है इंडिजेशन, इंडिजेशन। ठीक, सो और स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता होगा हमारे स्टमक के अंदर होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा फूड डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। बट टू मच एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। जब आपने देखा होगा, जब आप खूब सारी पैटी, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, न जाने क्या क्या आप शादी के अंदर जाते हैं तो खा के आ जाते हैं, तो आपको पता होगा आपका पेट दर्द होने लगता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ, क्योंकि जितना आप खाना खाओगे उतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा, और ज़्यादा एसिड हमारे पेट के अंदर प्रोड्यूस होगा तो हमको कब्ज होगा, हमारे पेट में जलन होगी। कभी कभी तो वो एसिड गले तक आ जाता है, तो क्या होता है, गले में भी हमारे जलन होने लगती है। और समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, कभी कभी इंडाइजेशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो इससे रिलीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी एसिड से लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक बेस होता है, तो वो हमारे जो एसिड होता है इसकी काट कर देता है, कौन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो ये टोटल H2O और सॉल्ट नहीं बनाएगी। ये क्या करेगी, जितना एक्सेस एसिड होगा उसको ये रिमूव कर देगी जा करके। ठीक, एंड इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। चले नेक्स्ट, एंट बाइट। जब आपको चींटी काट जाती है, आपकी फिंगर है, इसके ऊपर ये ने डंक मार के आपको चली गई, तो ये क्या करता है, जब हमारी एंट हमको बाइट करती है तो वो फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन के अंदर इफेक्ट रिलीज कर देती है। सो द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। मॉइस्ट बेकिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट, कैलामाइन सोल्यूशन जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है। इन एसिड्स को अगर आप अपने जहाँ पर उसने काटा है वहाँ पे अगर आप रब करते हो तो आपको राहत मिलेगी, क्योंकि एंट बाइट करते हो आपको पता है बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। तो उसकी काट कौन है भाई, बेस है, बेस है ना, एसिड की काट बेस है। तो बेस लगाते क्या, बेकिंग सोडा, कैलामाइन सोल्यूशन, कभी कभी नारियल का तेल लगा दिया जाता है, गरी का तेल लगाया जाता है, तो जिससे क्या होता है, आपको राहत मिलती है। ठीक, चलो नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। जब आपने देखा होगा कि सॉइल जब हमारी होती है खेती के लिए तो उसके अंदर फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, तो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल एसिडिक। कभी कभी क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर लेते हो तो वो सॉइल एसिडिक हो जाती है और प्लांट्स अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करते हैं। जब सॉइल हमारी ज़्यादा एसिडिक होगी या फिर ज़्यादा बेसिक होगी तो प्लांट्स तो अच्छे से ग्रो करेंगे नहीं।
तो जब हमारी सॉइल कुछ ज़्यादा एसिडिक हो तो उसको बेस से, जैसे कि क्विक लाइम, अब आप सोचोगे लाइम, लाइम मतलब लेमन, लेमन मतलब खट्टा, और खट्टा मतलब तो एसिड, ये तो एसिड है, तो इसको बेस कैसे कह रहे हो? मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, क्विक लाइम अलग है, लाइम और लेमन अलग अलग है भाई इस सेंस के अंदर। देखो ना, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका एक कॉमन नेम है क्विक लाइम। और स्लेक्ड लाइम आप कहोगे ये भी एसिडिक होगा, नहीं भाई ये भी बेस है, स्लेक्ड लाइम है, ठीक। ये होती है हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट, अगर सॉइल अगर एसिडिक है तो उसको क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम इनसे ट्रीट किया जाएगा। और अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर, जिसको आप खाद बोलते हो, तो कंपोस्ट को उसके अंदर डाला जाता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? वो एसिड रिलीज करता है ना। जैसे जैसे आपको पता होगा, जैसे आप ऑर्गेनिक मैटर लेते हो और उसको अगर आप कंपोस्ट बनाने के लिए छोड़ देते हो, क्या होता है उसके अंदर से एसिड्स निकलते हैं, ठीक, विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। और इससे हमारी सॉइल की ट्रीटमेंट होती है, जिससे हम लोग उसके ऊपर फसल उगाते हैं। लास्ट, फैक्ट्री वेस्ट। भाई ये फैक्ट्री जब होती है ना, जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे ये देखो, ये फैक्ट्री है, तो इसके अंदर से जो पानी बहता हुआ आता है बाहर, तो इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन द वाटर बॉडीज, अगर ये जो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है ना, पानी में जो निकल के आ जाता है, अगर इसको वाटर बॉडीज के अंदर अलाउ फ्लो करने का अलाउ कर दिया, तो जो एसिड्स है ना, वो हमारी जितनी फिशेज हैं और जितने अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब मर जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो लोग सिर्फ पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए, उनका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्री कंटेन्स एसिड। भाई देखो, कुछ फैक्ट्रीज के, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज के वेस्ट होते हैं जिनके अंदर एसिड्स होते हैं, और अगर उनको हम लोगों ने वाटर बॉडीज के अंदर जाने दिया तो वो हमारी फिशेस को मार देंगे। इसीलिए आजकल की फैक्ट्रीज को क्या किया जाता है, उनके अंदर बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, जिससे जो हमारा पानी होता है उसके अंदर के एसिड्स को फिल्टर आउट कर दिया जाता है, और देन वो उस पानी को, जो फॉर्मल पानी है, उसको वो फ्लो करने देते हैं फिर, ठीक। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। इसीलिए क्या किया जाता है ना, जो हमारा पानी होता है फैक्ट्री वेस्ट का, उसके अंदर बेसिक चीज़ें डाली जाती है, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, हमारा सॉल्ट बनता है, हमारा पानी बनता है, और वो हमारा फ्लो करता है, वो चला जाता है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको अभी तक जितनी चीज़ें मैंने समझाई सब क्लियर हो गई होंगी। हम लोगों ने स्टार्टिंग यहाँ से करी थी, और फाइनली हम लोग इतना आगे आए हैं। देखिए, देख सकते हैं आप लोग, देखिए कितना ज़्यादा आगे आ गए थे, ठीक है ना, फैक्ट्री वेस्ट। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई, रात के 10-10 बजे बैठ करके आपके लिए प्रेजेंटेशंस बनाता हूँ, और आप हो कि भाई लाइक नहीं करते। प्लीज़, मैं भी आपकी तरह आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बहुत लाइक करते हैं, ठीक है ना, हम भी आपके लिए मेहनत करें, तो हमें भी सब्सक्राइब कीजिए भाइयों, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो इसी के साथ मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।